नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल पर। सो गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ चेतावनी पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, ये चेतावनी का चौथा एपिसोड है और आशा करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी दोस्तों। तो अगर पसंद आती तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चेतावनी पार्ट 4। चेतावनी। श्रोताओं से अनुरोध है, इस सेगमेंट को अकेले में रात में सुने और कमजोर दिल वाले इस फाइल को ओपन भी ना करें। चेतावनी भाग 4। मिस्टर सागर की मृत्यु के बाद कई देर तक धीरज अपने बिस्तर पर अकेला लेटा रहा। कमरे में अंधेरा तो था, लेकिन उसके बेड के बगल में एक टेबल रखी हुई थी जिस पर एक लैंप रखा हुआ था, जिसकी रोशनी भले ही उस पूरे कमरे को रोशन नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो रोशनी धीरज की आंखों के लिए पर्याप्त थी। आज उसने एसी नहीं चलाया था। मुंबई में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उसने आज एसी बंद रखा था। बस फैन चल रहा था धीमी रफ्तार में। धीरज उसी को ही एकटक देखे जा रहा था। एक और जो सबसे अनोखी बात यह थी कि धीरज ने इतनी गर्मी में भी रजाई ओढ़ रखी थी, पर उसके पूरे शरीर में पसीने का एक कतरा भी नहीं था। गर्मी तो दूर, वो ठंड महसूस कर रहा था, हड्डी तक जमा देने वाली ठंड, जिसकी अपेक्षा आप दिल्ली में करेंगे, ना कि मुंबई में। धीरज की इस असाधारण अवस्था के पीछे हाथ था खौफ का। खौफ उसके पूरे जिस्म पर हावी हो चुका था। खौफ उसकी नजरों में बढ़ता हुआ उसके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से जकड़ चुका था। ये शायद उस लैंप की रोशनी के कारण था, पर धीरज का चेहरा नीला पड़ने लग रहा था, जो कि अक्सर ठंड के कारण होता था। इन सब की वजह थी आज सुबह हुई मिस्टर सागर की मृत्यु। धीरज ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मिस्टर सागर की मृत्यु के पीछे ही पल्लवी का हाथ है, वो उसी वक्त समझ गया था। उस समय जो खौफ के भाव उसके चेहरे पर आए थे, वो इस केस में काम कर रहे इंस्पेक्टर शुदैया ने देख लिया था। शुदैया ने उसी समय धीरज से पूछताछ करना शुरू कर दिया, पर धीरज ने अपना मुंह नहीं खोला और शुदैया ने उसे जाने दिया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो निकल जाएगा। शुदैया के चेहरे के भाव देख करके धीरज साफ समझ गया था वो इस केस में काफी गहराई तक जाने वाला है। भले ही अधिकतर लोग मिस्टर सागर की मौत को हादसा मान चुके हों, पर शुदैया को वो मिल चुकी थी। जल्द ही उसे मिस्टर सागर की मृत्यु और 1 साल पहले हुई उस हादसे के बीच की कड़ी मिल जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि पल्लवी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। जिस रात उस सोसाइटी के सभी सदस्य एक बात को छुपाने में कामयाब हुए थे, वो कुछ ही दिनों में खुलने वाला था। पर धीरज को जेल जाने का खौफ नहीं था। पुलिस को अगर राज पता भी चल जाए तो उसके बावजूद भी उसे सजा नहीं हो सकती थी। वो अधिक डरा हुआ था पल्लवी की रूह से। उसकी चमकती हुई लाल लाल आंखें और शरीर को पिघला देने वाला उसका लाल लाल शरीर, वो उसे अधिक डरा रहे थे। वो जलकर मरना नहीं चाहता था। 1 वर्ष पहले की बात है, जो कि उसे आज भी बहुत अच्छे से याद है। वो चाह करके भी इस भयानक यादों को अपने मस्तिष्क से निकाल नहीं पाया था। कार्तिक और पल्लवी का जलता हुआ शरीर, उनका तड़पना और सहायता मांगने के लिए गलियारे में भागना, वो सारी चीजें आज भी उसको सपने में दिखाई पड़ती थी। उस हादसे के बाद भी वो काफी दिनों तक सो नहीं पाया था। उन दोनों की करुणामयी आवाज, धीरज हमें बचा लो, कोई तो हमें बचा लो, ये वाक्य भी आज भी उसे साफ साफ सुनाई देते हैं। सपने में भी वो उसे सिर्फ बेबसी से खड़ा देख ही पाता था। ये सब तो दुनिया की सबसे बड़ी यातना से भी दर्दनाक था उसके लिए। उसे शादी अब 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। वो पल्लवी के रूह के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पता था कि पल्लवी उसे भी मार देगी। वो तो चाहता था कि पल्लवी आए और जल्द से जल्द उसे मार करके उसे इस जीवन से मुक्त कर दे, पर पल्लवी आई नहीं। कुछ समय के बाद धीरज को एक ख्याल आया, कहीं पल्लवी मिस्टर सागर को मार करके इस दुनिया से चली तो नहीं गई। धीरज अपने बिस्तर से उठा, स्लीपर पहने और कमरे से निकल गया। प्रमिला और मोनू दूसरे कमरे में सो रहे थे गहरी नींद में। धीरज ने आराम से दरवाजा खोला और वह बिना आवाज किए हुए गलियारे में आ गया। गलियारे को अच्छी से देख करके ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कोई शख्स मौजूद हो। धीरज पल्लवी के बंद पड़े कमरे के सामने जाकर के खड़ा हो गया। ये था कमरा 201। उज्जवल के कमरे के ठीक ऊपर था ये। धीरज के पास इस कमरे की चाबी थी, लेकिन उसको खोलने से पहले उसने जांच करने का फैसला लिया। धीरज ने 201 नंबर के कमरे पर अपना कान टिका लिया और बहुत ध्यान से सुनने लगा। उस समय हर तरफ खामोशी थी, जिससे कि धीरज को सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर उसने जो सुना इस दरवाजे के पीछे से, उससे उसकी सांस ही अटक गई। दरवाजे के पीछे कर्कश और तीखी आवाज आ रही थी, आह आह मार दूंगी, जैसे मुझे मारा था। लगातार ऐसे वाक्य को कोई दोहरा रहा था। धीरज ये आवाज जानता था, ये पल्लवी की रूह की थी। धीरज वहां से तुरंत 9-2-11 हो गया।
कुछ दिन के बाद उज्जवल एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से फिर से जाग गया। कई दिनों में ये तीसरी बार था जब एम्बुलेंस सोसाइटी में आई थी। उसने जब बाहर बालकनी से झांका तो एम्बुलेंस के साथ पुलिस के वाहन भी थे और भीड़ भी काफी इकट्ठा थी। ये दृश्य देख करके बार बार उसे अदिति की कही हुई बात याद आती थी। वो भी तो ऐसी ही जलकर मरी थी। उस दिन के बाद से ये भयानक वाक्य उसके दिमाग से निकल ही नहीं पाया। हर वक्त ये बात उसके दिमाग में गूंजते ही रहे। फिर ये हादसे और उसके अंदर के भय को और भी प्रबल बनाते जा रहे थे। उज्जवल ने उस भूतनी के बारे में अदिति से पूछा भी था। उज्जवल कौन थी वो, आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था? पर अदिति ने रहस्य को बुझाते हुए बस यही कहा, मैं भी खुद इस बारे में जांच कर रही हूँ। जब सब पता चल जाएगा तो तुम्हें भी बता दूंगी। उस दिन से उज्जवल में एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। भले ही उसने घर की पूजा करवा ली थी, लेकिन उसके मन में अशांति फैली हुई थी। ऐसा क्यों था? इसका उत्तर उसके पास भी नहीं था। उसके साथ उस भूतनी ने कुछ नहीं किया था आज तक, ना ही उसके साथ कुछ पालौकिक हुआ था। पता नहीं, पर वो माहौल में एक तरह का भय और भारीपन महसूस कर रहा था। मिस्टर सागर की मृत्यु के बाद से इस सोसाइटी में कुछ चीजें अजीब सी होने लगी थी। ऐसा उज्जवल का सोसाइटी के निवासियों से सामना नहीं होता था, पर कभी भी सोसाइटी का कोई भी इंसान उसके पास से गुजरता तो वो अपनी आंखें फेर लेते, मानो कि वो उससे बचना चाहते हों। उनकी आंखों में खौफ और चिंता के भाव उज्जवल देख पा रहा था। फिर अचानक ही सोसाइटी के एक निवासी मिस्टर फरहान की मृत्यु हो गई थी। उस समय भी उज्जवल अपनी ऑफिस से आ ही रहा था और भीड़ में खड़े होकर के देखने लगा। वो भीड़ सोसाइटी के लोगों की ही थी अधिक। उज्जवल ने पाया कि उसके आते ही लोगों ने नजरें फिरा दी और उससे सतर्क हो गए। पर इस बार वो अकेला नहीं था जिसके साथ ये हो रहा था। यही हरकत सोसाइटी के लोग अदिति को देख करके भी कर रहे थे और मृणाली के साथ भी। उज्जवल का दिमाग ठनका और उसे अपने मृणाली और अदिति के बीच का संबंध समझ में आ गया। वो तीनों ही सोसाइटी के नए निवासी थे। किसी कारण पुराने सोसाइटी के निवासी नए आए निवासियों से बच रहे थे। उज्जवल के मन में बार बार सोसाइटी के राज को जानने की जिज्ञासा बढ़ रही थी, पर जब भी वो इस गलियारे से होते हुए कुछ सोचता तो उसे खून जमा देने वाली भयानक ठंड का एहसास होता, साथ ही तीखी नजरों का भी, जो उस अंधेरे में कहीं घूर रही थी उसे। शायद वो उसे संकेत था कि वो इन सब चीजों में अधिक शामिल न हो। इन सब का उसके दिमाग पर भी असर हो रहा था और वो अपना काम भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने इन सब से दूरी बनाए रखने की सोची। पर यूं ही एक दिन वो अपने किसी काम से अपार्टमेंट से निकला तो उसने देखा कि दूर एक कोने में एक द्वार खुला हुआ था, जिसमें से दो आंखें झांक रही थीं। उन्हें देख करके उज्जवल डर गया बुरी तरीके से, पर उसे बहुत ज्यादा क्रोध भी आया। वो अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लोगों का यूं छिप करके देखना और फिर खौफ के मारे उससे आंखें फेर लेना, अब ये सब उज्जवल की सहन सीमा को पार कर चुका था। उज्जवल फौरन ही उस द्वार की तरफ लपका। इतने समय में वो दरवाजा बंद भी हो गया था, पर उज्जवल किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं था। वो दरवाजे के पास पहुंचा और उसे पूरे बल के साथ ठोकने लगा और उसका हैंडल पकड़ के खोलने लगा। क्रोध के कारण उज्जवल के चेहरे की नसें भी फड़कने लगी थी। उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसमें गदर फिल्म की सनी देओल की आत्मा घुसाई हो और फिर वो कुछ ही पल में उस द्वार को उखाड़ ही देगा। तभी अंदर से एक आवाज आई, रुक जाओ, मैं खोलती हूँ दरवाजा, प्लीज कुछ मत करना मुझे। उज्जवल ने दरवाजा पीटना रोक दिया। कुछ देर के बाद वो दरवाजा खुला। उसके पीछे एक वृद्ध महिला थी जो खौफ के मारे बुरी तरीके से कांप रही थी और रो रही थी। उसे देख करके उज्जवल का गुस्सा गायब हो गया और शर्म ने जगह ले ली। उसे उस पर बहुत ज्यादा क्रोध आया और शर्म भी। उसने गुस्से में एक वृद्ध महिला को डरा दिया था, जिससे कि वो थर-थर कांप रही थी। उज्जवल ने खुद से भी ये उम्मीद नहीं की थी। उसके माता पिता ने ये संस्कार नहीं दिए थे। आदमी एक पल में शैतान कैसे बन जाता है, उसका तजुर्बा उज्जवल को आज हुआ। उज्जवल ने उसी समय हाथ जोड़ करके माफी मांग ली उस महिला से। उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। उज्जवल को इस हाल में देख करके उस वृद्ध महिला का डर कुछ कम हुआ। वो वृद्ध महिला कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे माफ करना जो मैंने किया उसके लिए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। हम सब डरे हुए हैं। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अंदर आ जाओ, तुमसे कुछ कहना है। उज्जवल उस महिला के अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। वो महिला उज्जवल के अंदर जाने तक उस दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर दरवाजा बंद करके उसके पीछे अंदर आ गई। अंदर आकर के उज्जवल को सोफे पे बैठाया और फिर वो अंदर चली गई। उस देख करके वो समझ गया कि वो औरत दक्षिण भारतीय थी। क्रोध और अन्य भय के कारण उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर उस महिला की हिंदी भी इस तरफ इशारा कर रही थी।
तभी वो महिला पानी लाई गिलास में और उसे उज्जवल की तरफ बढ़ा दिया। उज्जवल अभी भी उस महिला की तरफ देख नहीं पा रहा था शर्म के मारे। पानी पीते हुए भी उज्जवल ने कितनी बार उस महिला से माफी मांगी। वो महिला उज्जवल के समक्ष बैठ गई और बोली, तुम्हारे मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे इस समय। मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, तुम्हारे कुछ बोझ को हल्का कर सकती हूँ। मेरे पास भी अब कुछ ही दिन बचे हैं। मरने से पहले मेरा कुछ बोझ हल्का करना चाहती हूँ मैं। जिस कदर शर्म के कारण तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे हो, ठीक उसी तरह हम सोसाइटी के लोग भी तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। हम सभी ने मिल करके एक बहुत बड़े पाप में साथ दिया था। वही पाप विकराल रूप लेकर के अब सामने आ चुका है। उस शर्म के कारण हम तुम्हारी आंखों से आंखें मिला करके भी नहीं देख सकते। हमें डर रहता है कि कहीं तुम हमारी आंखों में झांक करके हमारा राज न जान लो। हम नहीं चाहते हैं कि तुम तीनों जो आए हो अभी सोसाइटी में, कि उस राज के दलदल में तुम लोग भी डूब जाओ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम ये राज अपने सीने में दफन रखेंगे, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच नहीं बता पाऊंगी। बस इतना ही कहूंगी कि तुम इस जगह को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाओ, नहीं तो तुम भी बेमतलब के लिए पल्लवी के क्रोध का शिकार बन जाओगे। जब पार्वती ये सब बोल रही थी तो वो उज्जवल की आंखों में आंखें डाल करके बोल रही थी। उज्जवल को इसी बात से पता चल गया था कि पार्वती सच कह रही है। वो उनकी आंखों में वो भय देख पा रहा था जिसने एक सोसाइटी को अपने पूरी गिरफ्त में ले रखा था। तभी उज्जवल विचारों की दुनिया से अपनी असलियत की जमीन पर आ गया। उज्जवल जीने से उतरा और वो उस भीड़ के पास खड़ा हो गया। भीड़ में लोग आपस में ही चर्चा कर रहे थे। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था और वो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि मामला क्या था। तभी भीड़ से मृणाली निकली और उज्जवल के पास ही खड़ी हो गई। उज्जवल ने मृणाली से कभी बात नहीं करी थी, इसलिए उससे बात करने में उसे झिझक महसूस हो रही थी। उज्जवल को लगा कि शायद मृणाली कुछ जानती हो इस विषय में। काफी समय के बाद उज्जवल मृणाली से पूछ ही पड़ा, नमस्कार मिसेस वर्मन, मैं उज्जवल, मैं आपका पड़ोसी हूँ, बस अभी अभी आया हूँ। इतना कह करके उज्जवल की बोलती बंद हो गई। उसने पाया कि मृणाली उसे देख करके ही वो मुस्कुरा रही थी। इससे उज्जवल को हौसला मिल गया और वो बोला, मिसेस वर्मन, क्या आपको पता है कि ये सब क्या हो रहा है? मृणाली मधुर आवाज में और साफ लहजे में हिंदी में बोली, नमस्कार उज्जवल जी, हम पड़ोसी होने के बाद भी इतने दिनों के बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये काफी अजीब है। पर जो हुआ वो बेहद दुखद हुआ है। हमारे फ्लोर की एक महिला थी जो कि जल करके मर गई। क्या क्या? ये सुनकर के उज्जवल के मुंह से शब्द फूट पड़ा। उसे एक गहरा झटका लगा। मृणाली बोली, आंटी बहुत अच्छी थी और अभी कल ही वो मुझे बोल रही थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ अपने पति के साथ दूर कहीं। उज्जवल के चेहरे पर अब गम और खौफ के भाव उभर आए थे। उसने अपनी दाई तरफ सोसाइटी की इमारत को देखा तो रात के अंधेरे में सच में उसे वो राक्षस लग रही थी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस स्टोरी से जुड़े तथ्य जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे ठीक 7 बजे। थैंक यू।